मैंने अभी अभी अपना असैसिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया था। इससे पहले कि मैं अंडरवर्ल्ड के तख्त पर आराम से बैठ पाता, मुझे बताया गया कि मैं देश के सबसे रईस घराने का बिछड़ा हुआ असली वारिस हूँ। मेरे एक नामी प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। उस क्लास का हर बेवकूफ शायद सोच रहा था कि मैं कोई कंगाल देहाती गवार हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी कैंपस में दाखिल हुई, स्कूल की चारों टॉप देवियों जैसी सुंदर लड़कियों की नजरें मुझ पर ही टिक गई। मैंने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और अपनी भारी भरकम हमर को दहाड़ते हुए सीधे स्कूल ग्राउंड में ले गया। एक बेहद तेज और सटीक ड्रिफ्ट के साथ मैंने गाड़ी को पार्किंग स्लॉट में पूरी नजाकत से लगा दिया। इस खतरनाक करतब ने उन सभी लाडले रईसजादों के होश उड़ा दिए। मैंने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। लंबी और ताकतवर टांगे, कसा हुआ मजबूत बदन, हर एंगल से मैं किसी बेहतरीन तराशे हुए मास्टरपीस जैसा दिख रहा था। आसपास के छात्र पागलों की तरह फुसफुसाने और कानाफूसी करने लगे, पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उन्हें घास तक नहीं डाली और सीधे क्लासरूम की ओर बढ़ गया। हमारी क्लास टीचर सू कांगनिंग अपनी हाई हील्स की खटखट के साथ क्लास में आई। ये हमारे नए ट्रांसफर स्टूडेंट है, गुआन। आगे आओ और अपना परिचय दो। हेलो एवरीवन, नाम है गुआन। जैसे ही ये लफ्ज मेरे होठों से निकले, क्लास में सन्नाटा छा गया और फिर धीमी आवाजों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कितना कूल और सख्त है। मुझे तो ये गू जियांजे से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। हाँ तो क्या हुआ, हमारे स्कूल का प्रिंस गू खानदान का बड़ा बेटा है। सू कांगनिंग ने एक खाली सीट की तरफ इशारा किया। गुआन, तुम वहाँ बैठ जाओ। पूरी क्लास में खलबली मच गई। हे भगवान, इसे सच में देवी जी के बगल में बैठने का मौका मिल रहा है। देवी जी? मुझे ऐसे फालतू तमगों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये असल में गू जियांजे का मेरे लिए बिछाया गया एक जाल था। उसने सोचा होगा कि वो लड़की जिसे वे जी याओजिंग और स्कूल की 4 देवियों की लीडर कहते थे, बाकी लड़कों की तरह मेरा भी काम तमाम कर देगी। पर उसका ये गणित फेल हो गया, क्योंकि जी याओजिंग आज स्कूल आई ही नहीं थी। इस तरह मेरा पहला दिन बिना किसी झंझट के बीत गया। क्लास खत्म होते ही मैंने गू जियांजे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो मेरा रास्ता रोकने की फिराक में था। मैं सीधे अपने लेफ्टिनेंट शियाओ ली से मिलने गया, जो डार्क स्काई संगठन का सेकंड इन कमांड था। उसने मुझे एक फाइल थमाई, $5 मिलियन का काम। आमतौर पर मैं इतने छोटे मोटे सौदों को हाथ नहीं लगाता, लेकिन क्लाइंट ने कभी मुझ पर एक एहसान किया था। समझो बस वही कर्ज उतार रहा था। मैंने अपना कस्टमाइज्ड टैक्टिकल सूट पहना, चेहरे पर नकाब बांधा और आस्तीन में अपनी बटरफ्लाई छुरी खिसका ली। पलक झपकते ही मैं अंधेरे का हिस्सा बन गया। हालांकि मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे वाली गली में कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन किसी का पीछा कर रही 2 औरतें सीधे मुझसे आकर टकरा गई। माफी मांगने के बजाय उनकी मुझ पर डोरे डालने की हिम्मत हो गई। बुरा नहीं दिखता ये चिकना लड़का, एक बार अपना काम निपटा ले, फिर वापस आकर तेरे साथ असली मजा करेंगे। मैंने अपनी नजरें उठाई। बिल्कुल बर्फीली ठंडी सनसनाती हुई एक बटरफ्लाई छुरी मेरी आस्तीन से बाहर निकली। इतनी गंदी जुबान है तो तुम्हें अपनी जीभ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जमीन पर तड़प रही उन दोनों की तरफ बिना देखे आगे बढ़ता रहा। तभी गली के मोड़ पर किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा तो मेरी नजरें कांच जैसी पारदर्शी साफ आंखों से जा मिली। ये वही औरत थी जिसका वे दोनों पीछा कर रही थी। मुझे तुरंत समझ आ गया, उसका अंदाज भी बिल्कुल मेरे जैसा था। वो भी एक असैसिन थी। मैंने जमीन पर पड़े उन 2 कचरों को देखा और बेपरवाही से कंधे उचकाए। ठीक है, आज मेरा मूड अच्छा है और तू दिखने में भी बुरी नहीं है, इसलिए तेरी जान बख्श रहा हूँ। मैंने उसे उठाया और हम दोनों अंधेरे में गायब हो गए। मैं अपने सीक्रेट ठिकाने पर वापस आ गया, जो हर तरह के खतरनाक ट्रैप्स से लैस था। मेरी इजाजत के बिना गलत दिशा में 3 कदम चलने वाला कोई भी शख्स सीधा मौत के मुंह में जाता। मैंने उसके जख्मों की मरहम पट्टी की और जैसे ही अपना फोन चेक करने बैठा, मेरे दिमाग में एक बात कौंधी। डार्क स्काई और फीनिक्स वॉइड देश के 2 सबसे घातक और जानी दुश्मन संगठन। हम सालों से एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं। हमारा रिश्ता आग और पानी जैसा है, जहाँ कोई किसी पर हावी नहीं हो पाता और बस एक नाजुक सा दिखावटी अमन कायम है। मैं माथे पर बल डाले इन्हीं ख्यालों में खोया था कि मेरी नजर उन ठंडी बर्फीली आंखों से मिली जो अभी अभी खुली थी। फ्रिज में खाना है, आराम करना हो तो वहाँ सोफा पड़ा है। इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, तभी अचानक एक ठंडे हाथ ने पीछे से मेरी कलाई पकड़ ली। मुझे किसी का
छूना कभी पसंद नहीं रहा, लेकिन न जाने क्यों इस औरत के करीब आने पर मुझे कोई चिढ़ महसूस नहीं हुई। वो खुद को संभालते हुए उठी। चेहरा लाश की तरह सफेद पड़ा था, लेकिन आंखों में एक तेज अंगार दहक रहा था। मैंने भौहें तानकर पूछा कि क्या उसे सच में मौत से डर नहीं लगता। उसने ढिठाई से सिर हिला दिया। जब उसे खुद अपनी जान की परवाह नहीं थी तो मुझे क्या पड़ी थी। जैसे ही मैं विला के मेन गेट से बाहर निकला, वो अचानक बोल पड़ी कि वो किसी दिन मेरा ये एहसान चुकाएगी। मैं हंस पड़ा। उसने मुझे अपना नाम तक नहीं बताया था, तो वो मेरा कर्ज क्या खाक चुकाएगी। उसने बस इतना कहा कि वो मुझे ढूंढ लेगी और रात के सन्नाटे में गायब हो गई। क्या उसे सच में लगता है कि वो मुझे ट्रैक कर सकती है? मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। डार्क स्काई के सरगना के तौर पर आज तक इस दुनिया में कोई मेरे कदमों के निशान आसानी से नहीं पकड़ पाया है, लेकिन मुझे जरा भी भनक नहीं थी कि वो ज्यादा दूर नहीं गई थी। सोया सॉस नाम का उसका एक मातहत अंधेरे से निकलकर गद्दार के ठिकाने की रिपोर्ट देने आया। यानी जिस औरत की जान मैंने यूं ही बचा ली थी, वो असल में मेरे सबसे बड़े दुश्मन गिरोह फीनिक्स वॉइड की लीडर थी। लगता है अब उनके यहाँ तगड़ा बवाल मचने वाला था। उसके आदमी ने पूछा कि क्या मेरे बैकग्राउंड की छानबीन करनी चाहिए। जी याओजिंग ने अपनी भूरी आंखें सिकोड़ी और कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि कोई जरूरत नहीं है। किसने सोचा होगा कि सेंट ली एकेडमी की वो शांत और बेपरवाह स्कूल देवी असल में फीनिक्स वॉइड को चलाती है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैंने अभी अभी अपनी सबसे बड़ी जानी दुश्मन को बचाया है। अब तक मैं चुपके से गू खानदान की हवेली में वापस घुस चुका था। वे चौरोधी बाड़ मेरे लिए महज एक मजाक थी। मैं बिल्ली की तरह लपक कर अंदर पहुंचा, लेकिन नीचे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। गू यावान आधी रात तक मेरे घर न लौटने पर भयंकर तमाशा खड़ा कर रहा था और मुझे खानदान का कलंक बता रहा था। और गू जियानजे वहाँ झूठे आंसू बहाकर आग में घी डालने का काम कर रहा था। बड़ा भला बनकर पिता से कह रहा था कि गुस्सा न करें और मुझे ढूंढने की कोशिश करें। मुझे ढूंढेंगे, रहने भी दो। मैं बेखौफ होकर दूसरी मंजिल की रेलिंग पर बैठ गया, नीचे की तरफ सीटी बजाई और अपने पैर हवा में लटका दिए, मानो किसी भी पल नीचे कूद पड़ूंगा। गू जियानजे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाते हुए पूछने लगा कि मैं अंदर कब घुसा। मैं बस अपनी च्युइंग गम चबाता रहा। चेहरे पर पूरी तरह बेपरवाही थी। अगर तुमने इस बात का रोना न रोया होता कि टीचर बहुत देर लगा रही है, तो तुम्हें पीछे न छूटना पड़ता। गू यावान ने मुझे देखा और उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मेरी नाक की तरफ उंगली उठाई और तमीज सिखाने लगा। मैंने बस एक बड़ा सा गुलाबी बबल फुलाया और उसकी चीख पुकार को बैकग्राउंड नॉइज की तरह अनसुना कर दिया। मैंने उसे एक ठंडी घूरती नजर दी और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो मुझे अपना भाई न कहे। मेरी माँ ने मेरे लिए किसी छोटे भाई को जन्म नहीं दिया था। उस बूढ़े को खून का घूंट पीता छोड़ मैं नीचे कूदा और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर बाद गू जियानजे का फोन बजा। उसके एक क्लासमेट ने मैसेज करके पूछा था कि एक असली वारिस के तौर पर अपनी साख बचाने के लिए उसने मुझे गू हवेली में पनाह क्यों दे रखी है। वो स्क्रीन पर तेजी से टाइप करने लगा और झूठ बोल दिया कि मैं सिर्फ एक लाचार परजीवी हूँ और कहने लगा पापा ने मुझे सिर्फ तरस खाकर शरण दी है। सामने वाला तुरंत उसकी तारीफ करने लगा कि वो कितना दयालु और बड़ा दिल वाला है। ये लड़का वाकई स्कूल में मुझे मजाक का पात्र बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगले दिन गू यावान ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ मुझे एक गिफ्ट बॉक्स थमाया। उसने दावा किया कि ये कपड़े खास तौर पर जियानजे ने मेरे लिए चुने हैं और मुझे इन्हें पहनकर तैयार होने को कहा। असल में वो सिर्फ अपने इस बेटे का इस्तेमाल एक शादी का सियासी गठजोड़ पक्का करने के लिए करना चाहता था। मैंने उस कपड़े को झाड़कर एक नजर देखा और मेरा चेहरा गुस्से से भर गया। वो एक भड़कीला, आंखों को चुभने वाला मैजेंटा रंग का ढीला ढाला सूट था, जिसके साथ एक अजीब सी भारी भरकम बेल्ट लगी थी। अगर मैं जरा सा भी हिलता तो ये सबके सामने फट जाता। वो गू जियानजे मुझे सरेआम शर्मिंदा करने पर तुला हुआ था। मैंने घिन भरी नजर से उन कपड़ों को वापस मेज पर फेंक दिया। ये नहीं होगा। मैंने आंखें घुमाई, अपनी च्युइंग गम चबाई और मुड़कर अपने कमरे की ओर चल दिया। गू यावान गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दावत के रास्ते में गू यावान पूरे सफर में गुस्से से भरा चेहरा बनाए रहा। दूसरी ओर गू जियानजे मोर की तरह इतरा रहा था, हेयर जेल और परफ्यूम में पूरी तरह नहाया हुआ। उसका सिला हुआ सूट भी इस बात को नहीं छिपा पा रहा था कि वो सिर्फ एक दिखावा था। वहीं दूसरी तरफ मैंने बस एक साधारण सा काले रंग का टैक्टिकल आउटफिट पहन रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने कार से बाहर कदम रखा, मेरे लंबे कद ने बिना किसी मेकअप के भी तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। मेरा ये चेहरा गू जियानजे के भारी भरकम सजेदजे लुक से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था। तभी गू जियानजे का चमचाचू गांगजिंग दौड़
दौड़ता हुआ वहां आया। उसने बिना झिझक अपनी नफरत दिखाते हुए गू जियांजे से पूछा कि वो मेरे जैसे किसी इंसान के साथ क्यों घूम रहा है। उसने कहा, ये देखने में बिल्कुल अजीब लगता है और ये बहुत शर्मनाक है। गू जियांजे ने तुरंत संत बनने का ढोंग किया और ऐसा नाटक करने लगा मानो मेरा बचाव कर रहा हो। चू गांगजिंग ने ताना मारा। मासूम बनने का नाटक कर रहे गू जियांजे को पकड़ा और आगे बढ़ गया। वो मन ही मन खुश था। इस बात पर पूरा पक्का था कि मैं बाद में अकेला पड़ूंगा और अपनी फजीहत करवाऊंगा। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं एक कोने में टांग पर टांग चढ़ाए आराम से जूस पी रहा हूँगा। चू गांगजिंग गुस्से से भर गया। वो गू जियांजे से शिकायत करने लगा कि मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ। गू जियांजे ने एक तरफ हटकर बेचारा बनने का नाटक किया। उफ, अब क्या कर सकते हैं, वो आखिरकार परिवार का ही हिस्सा है ना। चू गांगजिंग ने तुरंत कहा कि वो जरूरत से ज्यादा भला बन रहा है और मुझे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो मुझे दिखाना चाहता था कि असली बॉस कौन है। इतना कहकर उसने गू जियांजे को खींचा और दबे पाव मेरे पीछे आ गया। लाउड म्यूजिक ने उनके कदमों की आवाज को दबा दिया। चू गांगजिंग के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो गू जियांजे के साथ मिलकर मुझे पूल में धक्का देने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसके हाथ मुझे छूने वाले थे, गू जियांजे की नजर कैंपस की सबसे सुंदर लड़की शी पेंगजी पर पड़ी, जो इसी तरफ आ रही थी। शी पेंगजी एक बेहद रईस और ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो बहुत दिलफेक मानी जाती थी। हर हफ्ते नया बॉयफ्रेंड बनाना उसकी आदत थी। गू जियांजे ने उसका ध्यान खींचने के लिए अपना कॉलर ठीक करने को सिर झुकाया और ध्यान भटकने के उसी एक पल में चू गांगजिंग ने पूरी ताकत से जोरदार धक्का दे दिया। लेकिन मुझे पहले ही आभास हो गया। मैं तुरंत फुर्ती के साथ एक तरफ हट गया। पूरे हॉल में पानी की जोरदार छपा गूंज उठी। वो गू जियांजे था जो मुंह के बल सीधे पूल में जा गिरा था। ये सब पलक झपकते ही हो गया। चू गांगजिंग हैरान होकर सोचने लगा कि कहीं उसने गलत आदमी को तो धक्का नहीं दे दिया। मैं उसे भी पूल में फेंकने ही वाला था। तभी शी पेंगजी ठीक मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। उसकी आंखों में गहरा आकर्षण था। वो मुस्कुराई, जरा संभल कर, हैंडसम। उसके परफ्यूम की तेज महक मुझसे टकराई। मैंने त्योरिया चढ़ाई और उसके हाथ को झटक कर खुद से अलग कर दिया। इस नजारे ने पल भर में भीड़ में सनसनी फैला दी। हे भगवान, क्या वो देहाती लड़का इस सुंदरी का अगला निशाना बनने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। उसके उन सस्ते कपड़ों को तो देखो। हर किसी की नजरें मुझ पर और शी पेंगजी पर टिकी थी। किसी ने उस भीगे हुए लाचार गू जियांजे पर ध्यान तक नहीं दिया जो पूल में हाथ पैर मार रहा था, जब तक कि उसे बाहर नहीं निकाला गया और वो गू यावान की बाहों में जाकर जोर जोर से रोने नहीं लगा। गू यावान गुस्से से फट पड़ा। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाकर कहा कि मैं अभी के अभी जियांजे से माफी मांगू। मैंने बेपरवाही से च्युइंग गम चबाई। मैं तो किसी आवारा को पूल में फेंकने की सोच रहा था। हाँ, पास ही खड़ा चू गांगजिंग भड़क उठा। तू किसे आवारा बोल रहा है? मैंने उसे एक ठंडी और पैनी नजर से देखा। मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? चू गांगजिंग इतना घबरा गया कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। ठीक उसी पल रेड वाइन का ग्लास थामे शी पेंगजी धीरे से हंसी। ये लड़का काफी दिलचस्प है। उसके बगल में खड़ी उसकी सहेली ने अपने चश्मे को ठीक किया। क्या तुम नहीं जानती ये कौन है? ये जी याओजिंग का क्लासमेट है जो उसके साथ बैठता है। शी पेंगजी ने अपनी भौहें चढ़ाई और उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान फैल गई। पूरी एकेडमी जानती थी कि जी याओजिंग को किसी का पास आना कितना नापसंद है। उसके बगल में बैठने की कोशिश करने वाले हर लड़के का बुरा हाल हुआ था। उसने पूछा कि वो कहाँ है, तो शी पेंगजी ने चारों ओर देखा। उसकी सहेली ने चश्मा ऊपर करते हुए कहा, याओजिंग किसी जरूरी काम में लगी है और कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। शी पेंगजी ने कंधे उचकाए और उसकी नजरें एक बार फिर मुझ पर आ टिकी। उसने अपनी सहेली को देखकर कहा, चिया, तुम्हें क्या लगता है याओजिंग के बगल में बैठने वाले इस आकर्षक लड़के को अपने प्रभाव में लेने में मुझे कितना वक्त लगेगा? कितना प्यारा है ये। उसकी सहेली ने काले कपड़ों में खड़े गू यावान के सामने डटे हुए मुझे देखा। उसने संजीदगी से कहा, शायद पूरी जिंदगी लग जाए। पेंगजी के अंदर मुकाबले की भावना जाग उठी और उसने तुरंत कहा, इस पर 5 मिलियन की शर्त लगाना चाहती हो? यूई चुन ने अपना चश्मा ठीक किया और जवाब दिया, मंजूर है। जैसे ही मैं घर पहुंचा, गू यावान की चीख पुकार शुरू हो गई। उसके बगल में खड़े गू जियांजे के बाल पूरी तरह खराब हो चुके थे। चेहरा पानी से भीगा था जिससे हेयर जेल चिपचिपा हो गया था। वो बहुत बुरा दिख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखे बिना सीधे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। गू यावान मेरे पीछे चिल्लाने लगा और मुझ पर गू जियांजे को परेशान करने का आरोप लगाने लगा। उसने पूछा कि क्या मुझ में जरा भी शिष्टाचार नहीं है। मैंने पीछे मुड़े बिना कहा, तुम लोग इतने अमीर हो तो एक अच्छा वाटरप्रूफ हेयर जेल क्यों नहीं खरीद लेते? ये सुनते ही
गु जियानजे और जोर से रोने लगा। गु यावान उसे चुप कराने लगा और साथ ही घोषणा की कि सजा के तौर पर वो मेरा पॉकेट मनी बंद कर रहा है। मैं सीढ़ियों पर खड़ा सब कुछ साफ सुन रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ हजार का साधारण सा खर्च, मैं तो अपने एक गुप्त काम से ही करोड़ों कमा लेता हूँ। अगले दिन मैं अपनी हमर कार लेकर स्कूल पहुंचा। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की, एक जीप रैंगलर ने आकर मेरा रास्ता रोक दिया। मैं लंबे कदमों से आगे बढ़ा और बिना उसकी तरफ देखे सीधे जाने लगा। वही रुक जाओ। जैसे ही खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई, एक लड़की की आवाज गूंजी जो इतनी ठंडी थी कि किसी को भी जमा दे। मैंने चिढ़कर अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी तरफ देखा। जी याओजिंग ने बड़ा सा धूप का चश्मा पहन रखा था और उसका पूरा काला लिबास ऐसा आभास दे रहा था मानो कह रहा हो कि मेरे पास मत आना। उसने मुझे तुरंत अपनी कार हटाने का हुक्म दिया और कहा कि उसे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। मैंने अपने होंठ सिकोड़े और रूखेपन से जवाब दिया, और मैं ऐसा क्यों करूं? कोई और होता तो डरकर बात मान लेता, लेकिन मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। मैं देखना चाहता था कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है। जी याओजिंग को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इस तरह चुनौती देगा। वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। आपको समझना होगा कि सेंट ली एकेडमी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे इस लहजे में बात कर सके। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए ठंडे स्वर में समझाया कि ये उसकी रिजर्व पार्किंग की जगह है। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए और उससे कहा कि मैंने कल ही इसका किराया चुका दिया है, इसलिए ये जगह अब मेरी है। जी याओजिंग की त्योरिया तुरंत चढ़ गई। उसने फौरन फाइनेंस ऑफिस को फोन मिलाया। दूसरी तरफ बात कर रहे कर्मचारी की आवाज डर के मारे कांप रही थी। फोन पर वो व्यक्ति हकलाते हुए माफी मांगने लगा और बताया कि इस जगह की लीज कल खत्म हो गई थी और एक नए इंटर्न ने गलती से इसे किसी और को किराए पर दे दिया। फोन काटने के बाद जी याओजिंग ने अपनी उन्हीं बर्फीली आंखों से मुझे देखा और वो जगह छोड़ने के लिए 10 लाख का ऑफर दिया। उस जगह का किराया साल का सिर्फ 2 लाख था और वो उसका 5 गुना देने को तैयार थी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी चाबियां उंगली पर घुमाते हुए और सीटी बजाते हुए आराम से वहां से निकल गया। क्या उसे सच में लगा था कि वह मुझे किसी भिखारी की तरह पैसे फेंक कर हटा सकती है? अंग्रेजी की क्लास के दौरान मैं हाथ पर सिर टिकाए बोरियत में खोया हुआ था। तभी क्लासरूम का पिछला दरवाजा अचानक खुला। पोडियम पर खड़े टीचर गुस्से से आग बुला होने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन आया है, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने बेहद उत्साह के साथ जी याओजिंग का स्वागत किया। जी याओजिंग। जैसे ही ये नाम गूंजा, पूरी क्लास के छात्रों ने मुड़कर देखना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अपनी सीट पर अपनी ही दुनिया में मग्न बैठा रहा, मानो कोई दूसरा मौजूद ही न हो। अपने ठंडे और खूबसूरत चेहरे के साथ उसने जोरदार आवाज में अपना बैग कुर्सी पर पटका। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में एक लड़का बैठा है और उसकी भौहें तुरंत चिढ़ से तन गई। उसने बेहद रूखे लहजे में पूछा कि मुझे वहां बैठने की इजाजत किसने दी। उसकी आवाज की ठंडक से कमरे का तापमान मानो कई डिग्री गिर गया। आसपास के छात्र फुसफुसाने लगे कि अब मेरा काम तमाम हो चुका है और मेरे जैसा कोई भी इंसान देवी जी के बगल में बैठने लायक नहीं है। मैंने सिर उठाया और हमारी नजरें सीधे मिल गई। एक दूसरे को देखते ही हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, तुम। इस एक जैसे रिएक्शन ने जी याओजिंग का मूड और खराब कर दिया। जिस तरह से उसने मुझे घूरा, उसमें साफ दुश्मनी दिख रही थी। उसे लगा कि मैं जानबूझकर उसके रास्ते में आने वाला लड़का हूँ। मैंने अपना मुंह फेर लिया और उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। पहले मुझे सीट बदलने से कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन इस लड़की का रवैया बहुत चिढ़ाने वाला था। क्या उसे सच में लगता है कि पूरी दुनिया उसके खानदान की है? आज तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटने वाला। उसने एक ठंडी सांस भरी और मुझे चेतावनी दी कि मैं उसके करीब आने की इतनी कोशिश न करूं। उसने कहा कि उसे मेरे जैसे किसी बेताब इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये बात मजाकिया लगी। मैंने फिर से उसकी तरफ देखा तो उसने एक तीखे लहजे में मेरा मजाक उड़ाया। उसने इसे हास्यास्पद बताया और कहा कि अगर मुझे अच्छे दिखने वाले लोग पसंद हैं, तो क्या मुझे घर जाकर आईना नहीं देखना चाहिए? वो साफ तौर पर मेरे पहले के रवैये से भड़की हुई थी, लेकिन जब उसकी आंखें फिर से मेरी आंखों से मिली तो उसकी नजर की गहराई में एक सच्ची हैरानी की झलक दिखाई दी। आखिरकार मेरे इस शांत चेहरे और तारों जैसी गहरी आंखों के आकर्षण का पूरा असर पड़ा था। पहली कतार में बैठा चू गांगजिंग इतना उत्साहित था कि उससे रुका नहीं जा रहा था। उसे पक्का यकीन था कि मेरा खेल खत्म है और वो क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि जाकर गु जियानजे से चुगली कर सके। लेकिन अचानक जी याओजिंग ने बिना कोई और
और बखेड़ा किए चुपचाप अपनी सीट ले ली। उसने मुझे आगे परेशान नहीं किया। असल में उसकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वो सिर्फ दिखावे के लिए आज जबरदस्ती क्लास में आई थी और मेरी आंखों में देखते हुए उसे एक अजीब सी जानी पहचानी भावना का एहसास हो रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। जैसा वो सोच रहा था वैसा कोई झगड़ा न होते देख चू गांगजिंग पूरी तरह निराश दिखा। वो मुड़ मुड़ कर बार बार जी याओजिंग को देखने लगा। जी याओजिंग ने तुरंत ये भाप लिया और पूरे कमरे में एक तेज भेदने वाली नजर दौड़ाई। उसकी एक सख्त डांट से चू गांगजिंग हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। जी याओजिंग का रौब पूरी तरह छा गया था। पूरी क्लास इतनी डर गई कि सब अपनी पीठ सीधी करके बैठ गए। हिलने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि पोडियम पर खड़े टीचर भी थोड़ा लड़खड़ा गए। जब आखिरकार घंटी बजी तो जी याओजिंग और मैंने बिना कुछ कहे एक साथ अपने सिर डेस्क पर टिका दिए और सोने लगे। आसपास के छात्र दबी आवाज में बातें करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बेपरवाह स्कूल ब्यूटी अपने बगल में मेरा बैठना बर्दाश्त कर लेगी। तभी शी पेंगजी पिछले दरवाजे से बिंदास अंदाज में अंदर आई। उसने पहली कतार के एक छात्र को इशारा किया और मुस्कुराते हुए उसे सीट खाली करने का संकेत दिया। वो लड़का इतना डर गया कि घबराकर तुरंत सीट छोड़कर हट गया। शी पेंगजी बड़े इत्मीनान से बैठ गई और अपनी पतली उंगली से जी याओजिंग के कंधे को हिलाया। पूरे स्कूल में सिर्फ वही 4 सुंदरियां थी जिनकी हिम्मत जी याओजिंग को सोते समय परेशान करने की हो सकती थी। जी याओजिंग को चिढ़े हुए चेहरे के साथ अपना सिर उठाना पड़ा। शी पेंगजी ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, अरे याओजिंग, तुम्हारा नया क्लासमेट कैसा है? जी याओजिंग का चेहरा बिल्कुल सपाट रहा और उसने बिना किसी भाव के सिर्फ एक शब्द कहा, बोरिंग। शी पेंगजी ने अपनी ठोड़ी पर हाथ टिकाया और झुककर मुझे गौर से देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि क्लासमेट के रूप में ये लड़का काफी हैंडसम लगता है और पूछा कि क्या याओजिंग सीट बदलना चाहती है। जी याओजिंग ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, तो तुम बदल लो। शी पेंगजी ने निराशा में आह भरी और कहा कि अगर वो क्लास 1 से क्लास 5 में आ गई तो उसके पिता उसकी खाल उधेड़ देंगे। इतने शोर शराबे से मैं तंग आ गया। मैंने झटके से अपना सिर उठाया और तरबूज के स्वाद वाली एक बबल गम अपने मुंह में डाली। शी पेंगजी को उसकी मीठी खुशबू आई और उसने मुझ पर आंख मारते हुए एक गम मांगने की ढिठाई दिखाई। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं चबा भी चुका हूँ तो भी उसे कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर मुझे अचानक घिन आ गई। मैंने नहीं सोचा था कि जी याओजिंग और मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल एक जैसी होगी। हम दोनों ने एक दूसरे को पूरी नफरत और घिन से देखा और फिर बिल्कुल एक ही तालमेल में हम दोनों वापस अपनी डेस्क पर सिर रखकर लेट गए। शी पेंगजी वहीं सन्न खड़ी रह गई। शायद ये पहली बार था जब उसका आकर्षण किसी पर काम नहीं आया था। बाकी का पूरा दिन जी याओजिंग और मैंने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला। जब आखिरी घंटी बजी हम दोनों एक साथ क्लासरूम से बाहर भागे, क्योंकि वहाँ एक पल और रुकना भी दम घुटने जैसा लग रहा था। हमारे पीछे बाकी छात्र फिर से कानाफूसी करने लगे और देवी के पीछे हाथ धोकर पढ़ने के लिए मुझे बेशर्म कहने लगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरा काला लिबास सिर्फ जी याओजिंग की नकल करने की कोशिश थी। मैं अपनी हमर में बैठा ही था कि मेरा फोन पागलों की तरह बजने लगा। ये मेरी एजेंसी के साथी शियाओ ली का जरूरी मैसेज था। मैंने स्क्रीन पर सीधे 3 शब्द टाइप किए, आमने सामने मिलो, विला चलो। मैंने बुदबुदाते हुए एक्सीलेटर दबा दिया। बख्तरबंद गाड़ी दहाड़ते हुए सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ गई। जब मैं पहुंचा तो शियाओ ली पैर फैलाए आराम से कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। दिन के 6 कप ब्लैक कॉफी, यही उसके दिमाग को सुपरफास्ट दौड़ाने का राज है। मुझे देखते ही वो खुशी से उछल पड़ा और मेरी तरफ लपकने लगा। मैंने एक उंगली आगे बढ़ाकर उसके माथे पर टिकाई और उसे रूखेपन से पीछे धकेल दिया। शियाओ ली ने बस एक बेवकूफाना मुस्कान दी। वो अच्छी तरह जानता है कि मुझे किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी वो मेरी परीक्षा लेने की कोशिश करता रहता है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने मुझे एक गोपनीय फाइल थमाई। पता चला कि हमारे प्रतिद्वंद्वी फीनिक्स वॉइड संगठन के अंदर फूट पड़ गई है। एक बड़े अधिकारी ने अपने बॉस के साथ गद्दारी करके लगभग उसे मार ही डाला था और अब दुनिया भर में उस गद्दार की तलाश चल रही है। वो गद्दार अब चारों तरफ से घिर चुका है और हिफाजत के बदले हमारे डार्क स्काई संगठन को फीनिक्स वॉइड के सारे राज सौंपना चाहता है। शियाओ ली की आंखें उत्साह से चमक रही थी। उसे लग रहा था कि अपने दुश्मनों को बड़ा झटका देने का ये सबसे सही मौका है। लेकिन मैंने सपाट शब्दों में कहा, उसे पकड़ो और वापस फीनिक्स वॉइड के हवाले कर दो। शियाओ ली सन्न रह गया। वो हकलाते हुए बोला, बॉस, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने उसे एक सख्त नजर से देखा। अगर वो उन्हें धोखा दे सकता है तो वो डार्क स्काई को भी धोखा दे सकता है। ऐसे गद्दार को साथ रखना सिर्फ
सिर्फ मुसीबत को दावत देना है। वैसे भी मुझे उनसे निपटने के लिए इतनी घटिया चालों की जरूरत नहीं पड़ती। शियाओली की आंखें चमक उठी। बॉस, आप सच में मेरे रोल मॉडल हैं। उसने फिर से मेरी तरफ छलांग लगाने की कोशिश की, पर मैं फुर्ती से हट गया और वो हवा में हाथ मारता रह गया। वो मायूस होकर मुझे मासूम नजरों से देखने लगा और पूछने लगा कि मुझे उससे इतनी चिढ़ क्यों है। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं जरा ताजी हवा खाने बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना काम करो। अगली बार जब मैं यूरोप जाऊंगा तो तुम्हारी पसंदीदा कॉफी ले आऊंगा। ये सुनते ही उसकी आंखों में खुशी लौट आई। बॉस, आप सबसे बेहतरीन हैं। मैं मुड़ा और विला के बगीचे में अकेला टहलने लगा। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, काफी शांत और अलग थलग जगह है, इसीलिए मैंने यहाँ अपना बेस बनाया था। गुलाब की झाड़ियों के पास से गुजरते ही मुझे पीछे हवा में कुछ हलचल महसूस हुई। मैं झटके से मुड़ा। पेड़ के नीचे एक नकाबपोश महिला खड़ी थी। ढलते सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी, जिससे उसका ठंडा अंदाज थोड़ा सौम्य लग रहा था। हम दोनों नकाब में थे, इसलिए एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। सतर्क होकर मैंने पूछा, तुम? उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा कि उसने पहले ही बता दिया था कि वो मुझे ढूंढ लेगी। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए खिले हुए गुलाब को देखने लगा। नाम यी है, मैंने अपना कोड नेम बताते हुए कहा। वो काफी देर खामोश रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, चियाओ। न जाने क्यों हमेशा चुप और अलग थलग रहने वाले मेरे मुंह से अचानक निकल गया, तुम ज्यादा खुश नहीं लग रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गुलाब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कांटा जोर से चुभ गया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और उंगली मुंह में दबा ली। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, मानो वो किसी पर बहुत भड़की हुई हो। बस एक ऐसे इंसान की याद आ गई जिससे मुझे सख्त नफरत है। उसने गुस्से में कहा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस पर गुस्सा निकाल रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने बिना किसी भाव के कहा, हमारे जैसे लोगों को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। अगर किसी से नफरत है तो उसका काम तमाम कर दो। इतना कहकर मैंने वही गुलाब तोड़ा जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। मेरी उंगलियों ने फुर्ती से उसके सारे कांटे साफ कर दिए। मैंने फूल उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो चौंक कर एक कदम पीछे हट गई। उसने मेरी आंखों में देखा, बात में दम है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरा पीछा करो, वरना। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अपनी कलाई को एक झटका दिया। एक चांदी जैसी चमकीली चीज हवा को चीरती हुई निकली, इतनी तेज कि मैं संभल भी नहीं पाया। अगले ही पल मेरे हाथ में मौजूद गुलाब का फूल हवा में उड़ गया। पंखुड़ियां बिखरकर जमीन पर चारों तरफ फैल गई। मैंने नीचे देखा। फर्श पर गिरी वह चीज कोई हथियार नहीं बल्कि एक साधारण बटन था। मैंने उसे जाते हुए देखा, फिर आगे बढ़कर वो बटन उठाया और अपनी मुट्ठी में भींच लिया। तभी मेरा फोन बजा। शियाओली का मैसेज था, बॉस, हमने गद्दार को वापस भेज दिया है। मेरी आंखें सिकुड़ गई। मैंने जवाब दिया कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ। इसके तुरंत बाद मैं सीधे गु हवेली पहुंचा। मुझे लगा कि इस बार मैं गु जियांजे से पहले आ गया हूँ तो उस नाम मात्र के पिता को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कदम रखते ही गु यावान की दहाड़ मुझ पर टूट पड़ी। जरा जियांजे को देखो, पढ़ाई के अलावा वो हर क्लब में आगे रहता है। उसकी जीती हुई ट्रॉफियों को देखो, वो फ्रेशर्स पार्टी की तैयारियों में लगा है और अब तक घर नहीं लौटा। और एक तुम हो जो दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो। मैंने पलके तक नहीं उठाई और बेहद ठंडे स्वर में कहा, मैंने कभी आपसे नहीं कहा था कि आप मेरा स्वागत करें। ये क्या बकवास कर रहे हो? गु यावान गुस्से से पागल होकर चिल्लाया और उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। उस पल मेरे कातिल वाले स्वभाव ने लगभग वार कर ही दिया था। कंधे को बस एक हल्का सा झटका देकर मैं उसकी बाह उखाड़ सकता था, पर मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि मैं अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करना चाहता था। लेकिन पलटते वक्त मेरी आंखों में जो मौत जैसी ठंडक थी उसे देखकर गु यावान कांप उठा। वो घबराकर पीछे हटा और अपना डर छिपाने के लिए खांसने लगा। वो परिवार की बेटी वू फेई इस साल सेंट ली में ही है। वो भले ही फर्स्ट ईयर में है पर तुम्हारी ही उम्र की है। वो परिवार हमारे साथ रिश्ता जोड़ने में दिलचस्पी दिखा रहा है। तुम सीधे बनकर रहना। अगर तुमने इसमें कोई गड़बड़ की तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। उसने घिन से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। जरा अपनी हालत देखो, जरा भी तमीज नहीं है। तुम जैसा बेटा होना ही मेरे लिए शर्म की बात है। मैं व्यंग्य से हंस पड़ा। अगर ये रिश्ता इतना ही शानदार है तो अपने लाडले बेटे गु जियांजे को क्यों नहीं भेज देते? गु यावान गुस्से से बौखला गया और उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लिया। तभी गु जियांजे रोते हुए दरवाजे से अंदर घुसा। उसने बीच में आकर मुझे बचाते हुए कहा, बड़े भाई प्लीज पापा से मत लड़िए, उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। आखिरकार वे आपके पिता है। उसके बीच में आ जाने की वजह से गु यावान का हाथ रुक गया। मैं जियांजे की आंखों में साफ घबराहट देख पा रहा था। वो पहले ही मुझसे इतना खौफजदा था कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी
घुटनों पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगेगा। बाप बेटे के इस प्यार के ड्रामे को देखकर मैंने नफरत से होंठ सिकोड़े। अब तुम्हें परिवार की याद आ रही है? तो फिर हाल ही में स्कूल में मुझे ये सुनने को क्यों मिल रहा है कि कुछ लोग मुझे लावारिस पालतू बच्चा कहकर बदनाम कर रहे हैं? मेरी पैनी नजर पड़ते ही गू जियांजे के चेहरे पर साफ अपराध बोध दिखा। भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप सच में मुझे वैसा इंसान समझते हैं? बोलते बोलते वो वही रोने लगा। भैया, अगर आप नाराज हैं तो मैं कल पूरे स्कूल के सामने सब साफ कर दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि पैदा होते ही मुझे आपके साथ बदल दिया गया था। उसकी इस मजलूम और रोनी सूरत को देखकर कोई भी अनजान समझता कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। गू यावान तुरंत उसे रोकने लगा। जियांजे, ये क्या बहकीब की बातें कर रहे हो? अगर लोगों को ये बताओगे तो भविष्य में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। फिर वो वापस मेरी तरफ मुड़ा। जरा खुद को देखो, एकदम ढीले ढाले और निकम्मे। कोई यकीन भी नहीं करेगा कि तुम मेरे सगे बेटे हो। सुधर जाओ, वरना जब मेरा मन करेगा तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। मैंने च्युइंग गम चबाई और उसे देखकर आंखें घुमा ली। क्या उसे सच में लगता था कि मुझे उसका बेटा बनने का कोई शौक है? मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ दिन गुजारने आया था और साथ ही अपनी असली माँ की मौत का सच पता लगाने आया था। सबसे बढ़कर मुझे शक था कि बचपन में बदले जाने का ये पूरा खेल शुरू से ही एक सोची समझी साजिश थी। वो किसे पसंद करता है, मुझे इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन किसने सोचा था कि रात के 10 बजे गू जियांजे बगल वाले कमरे में गाने का रियाज कर रहा होगा। वो चीखने जैसी आवाज मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही थी। उसका वोकल कोच कथित तौर पर स्ट्राइटन म्यूजिक एकेडमी से पास था, पर उन्हें क्या पता कि मैं 3 साल पहले ही स्ट्राइटन में लाइफ टाइम प्रोफेसर बन चुका था और उस स्कूल की कई किताबें मैंने खुद लिखी थी। उसकी बेसुर और फटी आवाज सुनना मेरे कानों पर सीधा अत्याचार था। तभी शियाओ ली का एक मैसेज आया। बॉस, आज रात फीनिक्स पवेलियन में कुछ मजेदार चीजें हो रही हैं। क्या आप आ रहे हैं? फीनिक्स पवेलियन राजधानी का सबसे बड़ा कच्चे पत्थरों जेमस्टोन्स का बाजार था। खबर थी कि वहाँ टॉप क्वालिटी के माल की एक बड़ी खेप पहुंची है। मैंने सोचा कि वैसे भी बोर हो रहा हूँ, उस बेसुरे शोर को सुनने से तो कुछ भी बेहतर है। मैंने तुरंत हुलिया बदला, खिड़की से छलांग लगाई और एक जंगली बिल्ली की तरह रात के अंधेरे में फिसल गया। जैसे ही मैंने फीनिक्स पवेलियन में कदम रखा, शियाओ ली पीछे से दौड़ता हुआ आया। बॉस, सुना है आज रात आने वाले कच्चे पत्थर अव्वल दर्जे के हैं। क्या अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे? जब मैंने शुरू में डार्क हेवेंस की कमान संभाली थी, तब कच्चे पत्थरों के इस सट्टे से ही मैंने अपनी पहली बड़ी कमाई की थी, जिसकी बदौलत ये संगठन आज इस मुकाम तक पहुंचा है। मैंने शांत लहजे में कहा, अगर कोई बढ़िया माल दिखा तो एक हाथ आजमा सकता हूँ। ये कहते हुए मैंने प्रवेश द्वार पर रखा एक साधारण सा छोटा पत्थर यूं ही उठा लिया। इस तरह के पत्थर सस्ते होते हैं और आमतौर पर इनमें कोई खास क्वालिटी नहीं निकलती, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ में उसका वजन नापा, एक घिनौनी और चिपचिपी आवाज मेरे कान के पास आई। अरे हैंडसम, क्या तुम्हें ये पत्थर पसंद आया? कहो तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूं। उसकी आवाज सुनकर मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने त्योरिया चढ़ाई और शियाओ ली ने तुरंत मेरे कान में फुसफुसाया, बॉस, ये वू फेई है। तो ये वही लड़की थी जिसके साथ गू यावान मेरा सौदा पक्का करना चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखा। इतनी मोटी की आंखें बस बारीक लकीरों जैसी दिख रही थी और चेहरे पर गड्ढे उसकी आंखों से भी बड़े थे। उसकी अक्ल भी कुछ खास नहीं लग रही थी। मेरी ही उम्र की होकर उसने अभी कॉलेज शुरू किया था। मैं उससे बात करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने हाथ का पत्थर कर्मचारी की तरफ उछाला और रूखेपन से कहा, इसे घिसो। कर्मचारी सन्न रह गया। उसे लगा उसने गलत सुन लिया। प्रवेश द्वार पर पड़ा ये कचरा पत्थर। इसे काटने पर शायद अंदर जरा भी जेड न मिले और ये इसे घिसने को कह रहा है। क्या ये जानबूझकर आफत मोल ले रहा है? नियम ये है कि केवल उन्हीं टॉप पत्थरों को घिसा जाता है जिनमें पूरे पत्थर में जेड हो और ऊपर सिर्फ एक पतली परत हो, ताकि अंदर का कीमती पत्थर खराब ना हो। हालांकि मैं पैसे पहले ही चुका था, इसलिए उसे मजबूरी में काम शुरू करना पड़ा। और फिर जैसे ही उसने घिसना शुरू किया, उसके मुंह से चीख निकल गई। पत्थर के अंदर ठोस और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जेड मौजूद था। 1 लाख में खरीदा गया वो साधारण पत्थर पल भर में कम से कम 20 लाख के जेड में बदल गया। वो फेई की आंखें चमक उठीं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई भूखा भेड़िया किसी शिकार को देख रहा हो। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। उसकी छोटी आंखें मटकने लगी। हैंडसम, क्या अंदर चलकर और देखना चाहोगे? आज रात तुम जिस पत्थर पर हाथ रखोगे मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी। ये कहते हुए उसने धीमी आवाज में अपने बगल वाले आदमी से कहा, जाओ और एक गिलास पानी लाओ जिसमें कुछ मिलाया हुआ हो। वो
मेरी किस्मत का फायदा उठाकर पैसा बनाना चाहती थी और फिर मुझे नशीली दवा देना चाहती थी। यानी पैसा भी उसका और मर्द भी उसका। उसके मंसूबे वाकई कमाल के थे, पर उसकी बदकिस्मती थी कि उसे नहीं पता था कि मेरे कान कितने तेज हैं। उसकी हर घटिया साजिश मैंने साफ साफ सुन ली थी। मैं मुड़ा और अंदर चला गया। वो फेई किसी पिल्ले की तरह मेरे पीछे लग गई। जिस भी पत्थर को मैंने दोबारा देखा या एक सेकंड के लिए छुआ, उसने वो हर एक पत्थर खरीद लिया। उसने देखते ही देखते 60 लाख उड़ा दिए, लेकिन जो माल निकला उसकी कीमत 20 लाख भी नहीं थी। वो फेई वही भड़क उठी, तुम्हारा चक्कर क्या है? क्या तुम जानबूझकर मुझे बर्बाद करने पर तुले हो? मैंने उसे एक ठंडी नजर दी। अगर पैसे की औकात नहीं है तो पत्थरों का सट्टा खेलने की क्या जरूरत है? मेरे पास पैसे नहीं है। वो ऐसे हंसी मानो दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा सुन लिया हो। तुम्हें क्या लगता है वो खानदान की बेटी होकर मैं कंगाल हूँ? जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, वो झट से फिर मुझसे चिपक गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे हैंडसम, बड़ी दीदी तो बस तुम्हारा मूड बनाने के लिए पैसे लुटा रही थी। नाराज मत हो, लो पहले थोड़ा पानी पी लो। मैंने उससे वो नशीला ड्रिंक ले लिया, पर एक घूंट भी नहीं पिया। मेरी नजरें 50 लाख की कीमत वाले एक कच्चे पत्थर पर टिक गई। वो फेई को आज तगड़ा नुकसान हो चुका था, इसलिए वो और पैसा नहीं फेंकना चाहती थी। वो बस जितनी जल्दी हो सके मुझे काबू में करना चाहती थी। मैंने अपना कार्ड स्वाइप करके 5 लाख का टोकन दिया और कर्मचारी से कहा, इसे यहाँ से तराशो, ठीक वही जहाँ मैंने निशान लगाया है। कर्मचारी ने कुछ देर तराशा और तुरंत एक आंखें चौंधिया देने वाली हरी चमक फूट पड़ी। ये सबसे उम्दा क्वालिटी का पन्ना था। अगर पूरा पत्थर ऐसा ही निकला तो इसकी कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा होगी। वो फेई पछतावे के मारे पीली पड़ गई कि उसने इसे खुद पहले क्यों नहीं खरीदा। ये मुझे दो। उसने पागलों की तरह अपना कार्ड निकाला। पैसे काटो, ये पत्थर मेरा है, इसे कायदे से तराशो। पेमेंट होते ही उसने वो पानी का गिलास फिर मेरी तरफ बढ़ाया। पी लो छोटे भाई, एक बार ये पैसा बन जाए फिर मैं तुम्हें असली ऐश कराऊंगी। 50 लाख को पल भर में 5 करोड़ में बदलते देखकर उसे लग रहा था कि बाजी पूरी तरह उसके हाथ में आ चुकी है। जैसे ही उसकी नजरें पूरी तरह पत्थर पर टिकी, मैंने पानी पीने का नाटक करते हुए चुपके से उस नशीले पानी का ज्यादातर हिस्सा नीचे गिरा दिया। तभी कमरे में गालियों की बौछार गूंज उठी। वो पत्थर सिर्फ उसी छोटी सी जगह पर पन्ना निकला जहां मैंने निशान लगाया था। बाकी का पूरा हिस्सा महज बेकार चट्टान था। उससे एक कंगन तक नहीं बनाया जा सकता था। उसके 50 लाख सीधे नाले में बह गए। वो फेई को तुरंत समझ आ गया कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था। उसने दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर किसी जंगली जानवर की तरह मुझ पर झपट्टा मारा, मानो वो मुझे भी अपने साथ डुबो देना चाहती हो। मैंने बस सिर हिलाकर उसे आंख मारी और बचा हुआ आधा पानी उसके हाथ में थमा दिया। इतना गुस्सा मत करो बड़ी दीदी, थोड़ा पानी पीकर दिमाग ठंडा कर लो। वो फेई गुस्से और प्यास से इतनी बेहाल थी कि उसने बिना सोचे समझे गिलास झपटा और 2 बड़े घूंट गटक गई। पानी अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई, लेकिन तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो एक पल के लिए लड़खड़ाई और सीधे जमीन पर ढेर हो गई। कर्मचारी घबरा गए। क्या ये आपकी दोस्त है? मैंने कंधे उचकाए। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शायद ज्यादा पैसे हारने के सदमे से बेहोश हो गई है। तुम लोग ही इसे संभालो। इतना कहकर मैं लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गया और शियाओली मेरे पीछे पीछे चलने लगा। उसने तो पीछे मुड़कर उस कबाड़ के ढेर की तरफ मुंह भी चिढ़ाया। मुझे लगा कि मैंने उस आफत को रास्ते से हटा दिया है और अब जाकर आराम से सो सकता हूँ। लेकिन तभी एक आदमी ने स्टेज पर आकर उम्दा किस्म के कच्चे पत्थरों की नीलामी की घोषणा कर दी। मेरी दिलचस्पी जाग उठी, इसलिए मैं भी तमाशा देखने के लिए शियाओली के साथ बैठ गया। शुरुआती कुछ पत्थर असली थे, लेकिन मुझे उनकी क्वालिटी साधारण लगी, इसलिए मैंने कोई बोली नहीं लगाई। वैसे भी यहाँ नीलामी में आए सभी लोग पुराने माहिर खिलाड़ी थे और कीमतें पहले ही आसमान छू रही थी। मैं उबासी लेने ही वाला था कि शियाओली ने मुझे कोहनी मारकर स्टेज की तरफ देखने का इशारा किया। मैंने ऊपर देखा और हैरान रह गया। वहाँ मेरी क्लास में जी याओजिंग और शी पेंगजी मौजूद थी। तब मुझे समझ आया कि जी याओजिंग असल में पत्थर पहचानने की माहिर खिलाड़ी थी और शी पेंगजी तो बस मजे लेने के लिए उसके साथ खिंची चली आई थी। चूंकि मैं भेष बदले हुए था, इसलिए मुझे उनके पहचानने का कोई डर नहीं था। मैंने अपनी नजरें वापस स्टेज पर घुमाई, लेकिन उस एक नजर ने मेरी आंखें फाड़ दी। स्टेज पर रखा पत्थर
पत्थर बिल्कुल साधारण दिख रहा था और शायद ही कोई उस पर बोली लगा रहा था, लेकिन मैंने उसे पल भर में पहचान लिया। चट्टान की 4 सेंटीमीटर मोटी पपड़ी के नीचे दुर्लभ इंपीरियल ग्रीन जेड का एक विशाल और ठोस टुकड़ा छिपा था। अगर उसे तराशा जाए तो उसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ होगी। इसके बावजूद मौजूदा बोली 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंची थी। मैंने तुरंत शियाओ ली को इशारा किया। 1 करोड़। कीमत कुछ देर से 80 लाख के आसपास अटकी हुई थी, लेकिन मेरे सीधे 1 करोड़ पर कूदते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। क्या ये पागल है? एक बेकार पत्थर के लिए 1 करोड़? शायद कोई बिगड़ा हुआ रईसजादा है जो खानदान का पैसा उड़ा रहा है। फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंची, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 करोड़। एक बार जैसे ही नीलामी करता हथौड़ा मारने वाला था, एक ठंडी और साफ आवाज गूंजी, 1.5 करोड़। सबके मुंह खुले रह गए। एक ही बार में 50 लाख बढ़ाने वाला ये कौन था? मैंने आवाज की दिशा में देखा। जैसा मैंने सोचा था, वो जी याओजिंग थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पूरी तरह बेरुखी थी। ऐसा लगा कि उसने मुझे नहीं पहचाना। मुझे समझ आ गया कि ये मुझ पर कोई निजी हमला नहीं था। उसने भी इस पत्थर की असली कीमत पहचान ली थी। दिलचस्प, एक बराबर का प्रतिद्वंद्वी। मैंने शियाओ ली को फिर इशारा किया। 2 करोड़। जी याओजिंग बिना हिचकिचाए बोली। 3 करोड़। भीड़ हैरान थी। जो खजाना हमारी नजरों में बेशकीमती था, वो उनकी नजरों में सिर्फ कबाड़ पत्थर था। देखते ही देखते हम कीमत को 8 करोड़ तक ले गए। इस बार 8 करोड़ पर पहुंचकर जी याओजिंग हिचकिचाई और असमंजस में पड़कर उसने सिर्फ 50 लाख और बढ़ाए। ऐसा लगा कि उसने भी हिसाब लगा लिया था कि इस इंपीरियल ग्रीन जेड की अधिकतम कीमत लगभग 10 करोड़ ही हो सकती है और इससे ज्यादा लगाना घाटे का सौदा होगा। आखिरकार मैंने शियाओ ली से 9.7 करोड़ की बोली लगवा दी। 9.7 करोड़। एक बार नीलामी खत्म होने वाली थी और जी याओजिंग अभी भी सोच में डूबी थी, लेकिन हथौड़ा गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले एक लापरवाह आवाज गूंज उठी। 11 करोड़। वो आवाज न मेरी थी और न ही जी याओजिंग की। मैंने झटके से सिर घुमाकर देखा। वो जी याओजिंग के ठीक बगल में बैठी शी पेंगजी थी। उसने पैर पर पैर चढ़ा रखे थे और बोली लगाने वाला पैडल इतनी बेपरवाही से उठा रखा था मानो वो असली पैसे नहीं बल्कि रद्दी कागज उड़ा रही हो। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन ये मुझे मजा जरूर दिला सकता है। शी पेंगजी ने भौहें तानकर जी याओजिंग की तरफ देखा, जिसकी नजरें जानलेवा गुस्से से भरी थी। 11 करोड़। बिक गया। नीलामीकर्ता ने पूरी खुशी के साथ हथौड़ा मार दिया। जी याओजिंग का चेहरा पीला पड़ता देख मेरी हंसी छूटने को हो गई। शी पेंगजी ने 10 करोड़ के पत्थर पर अभी अभी 11 करोड़ उड़ा दिए थे, यानी पूरी तरह से घाटे का सौदा। उस इंपीरियल ग्रीन पत्थर को तुरंत तराश कर सामने लाया गया। पूरा कमरा हैरत भरी आहों से भर गया और लोग उसकी चापलूसी करने लगे। मिस शी, आपकी पारखी नजर का कोई जवाब नहीं। शी पेंगजी मुस्कुराते हुए इस तारीफ का मजा लेने लगी। अब क्या किया जाए? मेरे इस खूबसूरत चेहरे को देखकर किसी का भी घूरना लाजमी है ना? जी याओजिंग वही खड़ी थी और गुस्से में उसका हाथ मुझे मुक्का मारने को मचल रहा था। मैंने अपनी नजरें उस इंपीरियल ग्रीन जेड पर टिकाए रखी और पूरी संतुष्टि के साथ शियाओ ली को लेकर वहां से निकल गया। हालांकि मुड़ते ही मुझे अपनी पीठ पर एक तीखी नजर महसूस हुई। जी याओजिंग मेरी पीठ को घूरते हुए त्योरिया चढ़ाए खड़ी थी। उसे मेरा हुलिया कुछ जाना पहचाना लग रहा था। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचने पर गु जियांजे पहले ही सो चुका था, जिससे मैं उसकी कानफाड़ू बकवास से बच गया। मैंने नहाया और सो गया। अगली सुबह मैं रोज की तरह गाड़ी चलाकर स्कूल पहुंचा, लेकिन मैंने देखा कि जी याओजिंग की रैंगलर मेरी गाड़ी के ठीक बगल वाले स्लॉट में पार्क थी। हद है, उसने सच में वो पार्किंग स्लॉट सीधे खरीद ही लिया था। जब मैं क्लासरूम में घुसा तो जी याओजिंग पहले से अपनी सीट पर बैठी थी। क्लास के सारे लड़के हाथों पर ठोड़ी टिकाए उसे घूर रहे थे। यहाँ तक कि चू गांगजिंग भी उसकी चापलूसी में लगा था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे अंदर आते देखा, उसने चिढ़कर आंखें मटका ली। पोडियम पर खड़े केमिस्ट्री टीचर जियाओ हांजी ने 2 बार खांसा। मैंने उसे मेज पर जोर से हाथ पटकते देखा। ठीक है, सब शांत हो जाओ। उसने मुझे घूरते हुए तुरंत निशाना साधना शुरू किया। क्लास शुरू होने वाली है। गुआन, पीछे जाओ और पूरे लेक्चर के दौरान खड़े रहो। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और पलटकर पूछा, किस आधार पर? जियाओ हांजी की आंखें फैल गई। तुम देर से आए हो और ऊपर से पूछने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम देहाती गवारों में अपने शिक्षकों के प्रति जरा भी इज्जत नहीं बची है? मैं मन ही मन मुस्कुराया। तो ये बात है, उसने कल रात जरूर चू गांगजिंग और गु जियांजे के साथ मिलकर ये साजिश रची होगी। उन्होंने सुबह गु जियांजे से दरवाजे का ताला इसलिए खराब करवाया था ताकि मुझे देर हो जाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे इतनी आसानी से खोलूंगा, लेकिन जियाओ हांजी अब भी अपनी योजना पर अड़ा था और मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने पर तुला था। ये
ये वही आदमी है जिसने घर के दौरे के दौरान मेरी माँ को देखा था और वो गू जियांजे का सौतेला पिता बनने के चक्कर में इस तरह उनकी चापलूसी में लगा हुआ था। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इसके लिए मैं टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक और 150 कमेंट। जैसे ही ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो यार। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।